अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलें अपनी बात स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट से। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो ब्लैक बॉडी का है। तो देख लेते हैं ब्लैक बॉडी क्या है। देखिए, बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ब्लॉक जिसके इनर सरफेस जो है वो एक बिल्कुल ही ब्लैक मटेरियल से बनी हुई हो और उसके अंदर एक स्मॉल कैविटी या होल हो, यानी उस स्मॉल कैविटी से जो है लाइट वो इंटर करे और इस ब्लैक मटेरियल से टकराए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही करती रहे अंदर और वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर ना आए। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, तमाम की तमाम लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही करवाता रहता है। ठीक है, यानी कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ से लाइट इंटर होने के बाद वापस बाहर नहीं आती। तो ऐसे मटेरियल को ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जब इस मटेरियल को हम हीट करते हैं तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती हैं। तो मटेरियल हैविंग अ हॉलो कैविटी एंड इनर सरफेस ऑफ कैविटी इज मेड फुली रिफ्लेक्टिंग सो लाइट इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब। ठीक है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। तो ऐसी रेडिएशंस जो तब एमिट होने से जब इसको हीट किया जाए तो उनको कहते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इनको थर्मल रेडिएशंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की। ठीक है, तो जो रेडिएशंस इससे निकलती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हैं, जो ब्लैक बॉडी से निकलती हैं, उनकी वेवलेंथ, उन रेडिएशन की वेवलेंथ जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, उनकी रेडिएशन और उनका टेम्परेचर, उन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कौन सी वेवलेंथ, उस रेडिएशन की वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, उसका टेम्परेचर के साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। इसको वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं और ये आपके सामने शो किया गया है, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो लॉ है ये लो वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है, हाई वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी रेले-जीन्स लॉ पे। रेले-जीन्स लॉ क्या कहता है कि कैविटी के अंदर से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो बेसिकली कौन सी वेव्स होती हैं, उसको उसने कहा कि ये स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, एक खास टेम्परेचर पे, और इनके नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ नोड्स मतलब जो आपने देखा है कि स्टेशनरी वेव की शक्ल में इस तरीके से वेव निकलती हैं। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो जिन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है उन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं, और जिन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उनको क्या कहते हैं जी, एंटी नोड्स। ठीक है, तो नोड्स की शक्ल में जो वेव्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो ब्लैक बॉडी से निकलती हैं, और उनकी जो एनर्जी डेंसिटी है उसको वेवलेंथ के फंक्शन के तौर पे उसने रेले-जीन ने बताया, रो ऑफ लैम्डा टी इज इक्वल टू 8 पाई के टी ओवर सी लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। और ये जो लॉ है ये हाई वेवलेंथ के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, जबकि लो वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी प्लांक्स लॉ। प्लांक्स लॉ क्या कहता है कि जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है ब्लैक बॉडी में है, ठीक है, या जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटा हो रही है, यानी फोटोन की शक्ल में हो रही है। यानी वो एब्जॉर्ब होगी तो भी फोटोन की शक्ल में या क्वांटा की शक्ल में होगी। बेसिकली ये कहता है कि एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, इनको हम फिर क्वांटा या इनको क्या कहते हैं जी, फोटोन्स कहते हैं। ठीक है, और उसने जो उसकी एनर्जी डेंसिटी बताई, रो ऑफ लैम्डा टी इज इक्वल टू 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा की पावर 5 ई ओवर 1 ओवर ई रेज टू पावर एच सी ओवर लैम्डा के टी -1। तो ये प्लांक्स लॉ का फार्मूला है और इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है कि जब मेटल के ऊपर क्या करें जी, इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर फोटोन आके स्ट्राइक करें तो उससे क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे जाके इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होते हैं। इस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं जी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि फोटोन जो है वो यहाँ पे आके कैथोड के ऊपर पड़े और कैथोड
से क्या जी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए और एनोड पे गए, ठीक है। तो इसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब इसकी जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो क्या है जी, वो मैं बता देता हूँ कि ये जो है एच एफ, ये है बेसिकली फोटोन की एनर्जी, ठीक है। एच एफ जो है एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है जो आके मेटल टारगेट से टकरा रहा है, वो क्या करती है, उसका कुछ हिस्सा तो वर्क फंक्शन में लग जाता है। और वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो कुछ हिस्सा तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सर्व हो जाता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो ये है आपकी आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि जब भी कोई फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से जो है टकराता है, कोलाइड करता है, तो उसके बाद फोटोन जो है वो किसी एंगल फाई पे जो है ना स्कैटर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन किसी एंगल थीटा पे स्कैटर हो जाता है। हाँ, जो वेवलेंथ थी पहले इंसिडेंट फोटोन की, ठीक है, अब वो क्या होगी, वो कम होगी उस फोटोन से जो कि स्कैटर्ड हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा होती है। इसी को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, वाइल फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज लो, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, यानी इसकी जो वेवलेंथ होगी वो तो ज़्यादा होगी, लेकिन एनर्जी जो होगी स्कैटर्ड फोटोन की, एनर्जी जो स्कैटर्ड फोटोन की होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन जो है वो कम होगी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन से। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन से कम होगी, ये आपने याद रखना है। इसके लिए अगर इक्वेशन की बात करें तो ये जो डेल्टा लैम्डा है बेसिकली इसको कहते हैं जी कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि वेवलेंथ कितनी शिफ्ट हुई, ठीक है। स्कैटर्ड फोटोन जो है उसकी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई ना, तो कितनी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हुई, उनका डिफरेंस, ठीक है, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, ठीक है, ऐसे। और ये जो एच ओवर एम नॉट सी है इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। बाकी इसके तमाम केसेस जो हैं वो मैं ऑलरेडी आपको एफएससी और बीएससी के लेक्चर्स में क्लियर करवा चुका हूँ, ठीक है। यानी अगर के थीटा जो है वो एंगल है, जिस एंगल पे फोटोन जो है वो स्कैटर हो रहा है या जिस पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है, तो इनके स्कैटरिंग का जो एंगल है, अगर एंगल हमें पता हो तो हमें पता चल जाता है जी कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन वेवलेंथ कितनी है। यहाँ से अगर बात की जाए एच ओवर एम ई सी की, तो वो 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, यानी ये कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट प्रोसेस है जी पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है जी, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो कि अगर एक फोटोन मूव करता हुआ किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब आ जाए, तो हैवी न्यूक्लियस की वजह से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन, इन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ये पेयर प्रोड्यूस हो गया ना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। यानी अब होगा क्या कि फोटोन की जो एनर्जी है एच एफ, ठीक है, वो किस में जी डिवाइड होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन बन जाएगी, और बाकी उसकी रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, उसके अगेंस्ट यूज होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर जो है वो बेसिकली प्रोसेस जो है वो पेयर प्रोडक्शन का उलट है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में आके मिलते हैं और डिफ्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से गैमा रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं। इसको एनिहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जी वेव एस्पेक्ट की। तो डी ब्रोगले ने क्या कहा था, डी ब्रोगले ने कहा था कि तमाम मटेरियल जो हैं वो पार्टिकल लाइक नेचर भी रखते हैं और वेव लाइक नेचर भी रखते हैं। इसको वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। तो जो डी ब्रोगले ने वेवलेंथ का फार्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जो कि क्लासिकल थ्योरी ने जो है वो ऑर्बिट्स का कंसेप्ट नहीं दिया था। तो बोहर ने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया, जिसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। यानी अगर बात करें डिफरेंट ऑर्बिट्स की, तो ये अगर एक ऑर्बिट है, ये उसके गिर्द दूसरा ऑर्बिट है,
ये दूसरा ऑर्बिट है। तो इन तमाम ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, के है, एल है। और इन ऑर्बिट्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जैसे मिसाल ले लें, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी तमाम की सेम एनर्जी होगी, और एल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन तमाम की सेम एनर्जी होगी। ठीक है, तो वो बोहर ने ये कहा कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, और ये उन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई होता है। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम है, एन एच ओवर 2 पाई यानी एच ओवर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, जब वो जंप करे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, जब वो जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा। फर्ज कर लें ये है जी न्यूक्लियस, ये उसके गिर्द उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। ठीक है जी, तो फर्ज कर लें ये जो है ऑर्बिट, इसको नाम दे दें m का, इसको दे दें n का। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, ठीक है, m ऑर्बिट से n ऑर्बिट में, तो m ऑर्बिट में इसकी एनर्जी थी em और n ऑर्बिट में इसकी एनर्जी थी en। तो जो एनर्जी रेडिएट होगी डेल्टा E वो बराबर होगी इन दोनों के डिफरेंस के, em माइनस en से। ठीक है, और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है जी, किसी भी ऑर्बिट में निकालनी है तो -13.6 ओवर n स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए तो -13.6 होती है, और इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका रेडियस। ठीक है जी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, पोजीशन करेक्टली कैलकुलेट करने के लिए आपको बॉडी को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंटम तो जीरो हो गया उसका, और मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आपको वेलोसिटी जीरो नहीं करनी, तभी तो उसका मोमेंटम कैलकुलेट होगा। लेकिन जब वो मोमेंटम, जब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, तो उसकी करेक्ट पोजीशन तो आप मालूम नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पेश किया कि ये दोनों एक साथ मालूम नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2, ये उसने पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बताई। इसी तरीके से एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी है, डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2, और एच कट जो है वो बराबर होता है एच ओवर 2 पाई के। चलेंगे, अब हम अपने क्वांटम वाले पोर्शन पे आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वाले पोर्शन पे, जिसमें पहली जो टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी भी ऑब्जर्वेबल के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी स्टेट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देता है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन को हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, ये डिपेंड करता है, पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड पैदा हो रहा है उसका क्या देता है जी, एम्पलीट्यूड हमें देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें कैसे पता चलेगा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आपको जो फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, और इससे दूर जाते हुए फील्ड क्या होता जाएगा जी, वीक होता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली वीक होता जाएगा फील्ड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड हमें पता चलेगा किससे, वेव फंक्शन से। अब वेव फंक्शन हमें इस करीब के पोर्शन में जो है वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा देगा, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे किसी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो साई आर इज इक्वल टू यू ऑफ आर ई की पावर आयोटा के डॉट आर। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, वेव फंक्शन आर के लिहाज से। और साई स्केयर, अगर आप क्या करें, इसका स्केयर ले लें, यानी साई स्टेरिक, साई जो है स्टार, साई ले लें, जो कि आपका बनेगा क्या जी, साई का स्केयर। तो ये आपको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। ये हमें बताएगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की या किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है,
तो ऑल स्पेस में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो साई स्क्वायर और डी क्यू बार यानी वॉल्यूम। ऑल वॉल्यूम या ऑल स्पेस में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर जवाब उसका 1 आए तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के मौजूद होने की, अगर 0 आए तो मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस वेव फंक्शन की करैक्टरिस्टिक की। वेव फंक्शन की करैक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो पहली करैक्टरिस्टिक है कि ये फाइनाइट होता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट नहीं होता, ये बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है ये, ठीक है। इसकी फाइनाइट वैल्यू होती है। ये सिंगल वैल्यूड होता है। अब सिंगल वैल्यू से मुराद ये है कि एक रेंज के अंदर जो इसकी वैल्यूज होती हैं वो हर वेव फंक्शन की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। ईच वेव फंक्शन हैज इट्स डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि वो सिंगल वैल्यू होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है जो है, और उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होता है। साई स्क्वायर डी क्यू बार ले लें, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसका स्क्वायर ले लें तो वो प्रोबेबिलिटी देता है हमें, ठीक है। तो ये इसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने याद रखनी है। कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन की बात करते हैं अब हम। अब ये समझने वाली बात है, बेसिकली इसमें होता ऐसे है कि जब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तो किसी भी चीज़ का फील्ड है, किसी पार्टिकल का जो है फील्ड है, हर पार्टिकल का फील्ड होता है, ठीक है। तो वो जो फील्ड है वो तमाम स्पेस में मौजूद होता है, ठीक है। वो फील्ड जो है वो पूरी स्पेस में मौजूद होता है जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली जिस चीज़ के ज़रिए आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, एक्सरेज डाल रहे हैं, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका अपना फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी बेसिकली आपने उस सिस्टम की स्टेट को तो चेंज कर दिया ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व करने के मिसाल के तौर पे आपने एक ऑर्बिट में मौजूद है न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के गिर्द एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फर्ज कर लें यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको इसकी स्टेट को ऑब्जर्व करने के लिए इस पे एक्स रेज डाली, इसको देखने के लिए। जब आपने एक्स रेज डाली तो क्या इसकी स्टेट यही रहेगी? ये तो नहीं रहेगी, ये तो जो है हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं, और फिर उसका वेव फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं। यानी आप जब उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्व करने के चक्कर में आपका हो क्या जाता है कि उसका वेव फंक्शन चेंज हो जाता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ है ट्रू पिक्चर ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली वो कोई पार्टिकल नहीं, वो फील्ड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे मौजूद होता है, जब हम उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं और उसका वेव फंक्शन देखने लगते हैं, तो पहले तो फील्ड हर जगह पे शो हो रहा होता है, ठीक है। यानी ये जो है ये बेसिकली साई के लिए ये उसका वेव फंक्शन है, जो कि हर जगह पे फील्ड मौजूद है ऑल स्पेस में। जब आप कहते हैं क्या जी साई स्टेरिक साई, ठीक है, यानी आपने क्या किया साई स्क्वायर कर दिया, तो फिर क्या होता है ये फील्ड कंसंट्रेटेड हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे पार्टिकल मौजूद है, और इसके करीब की जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, यानी वहाँ पे डॉट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, और उसके दूर दूर जो है वो डॉट्स एक दूसरे से अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ फील्ड स्ट्रांग नहीं होता। तो हम कह देते हैं जी साई स्टेरिक आया, साई स्टेरिक साई लिया, साई स्क्वायर जब लिया हमने वेव फंक्शन का, तो उसने हमें प्रोबेबिलिटी दे दी है कि पार्टिकल यहीं पे मौजूद है जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है। तो पार्टिकल जो है बेसिकली एक फील्ड होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस फील्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, देखें एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम जो है वो पीक देगा, जहाँ पे मैक्सिमम पीक देगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पार्टिकल मौजूद है, ठीक है। और यहाँ से हम शेप दे सकते हैं जो है वो एस ऑर्बिटल की, ठीक है, एस पी डी एफ जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, एस की जो है वो शेप जो है वो इस तरीके से होती है जो आपके सामने मौजूद है, पी की जो है वो डम्बल शेप होती है, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली क्या है कि आप एक ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। एच क्या होगा, यहाँ पे एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर को एक वेव फंक्शन पे आप अप्लाई करते हैं,
ठीक है। और वेव फंक्शन पे अप्लाई करने की वजह से वो जो ऑपरेटर आपने अप्लाई किया है उसकी आपको वैल्यू मिलती है, आइगन वैल्यू। और साथ जिस वेव फंक्शन पे आपने उस ऑपरेटर को अप्लाई किया होता है वो जिस वेव फंक्शन पे आपने उसको अप्लाई किया होता है वो वेव फंक्शन अलहदा हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इस इक्वेशन को, इसका बेसिक जो है वो पर्पस समझ लें कि ये जो ऑपरेटर है ना, इसकी वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ जाके मिलती है आइगन वैल्यू के तौर पे। ठीक है। इस ऑपरेटर की जो है वैल्यू हमें यहाँ आइगन वैल्यू के तौर पे मिलती है। कब मिलती है? जब आप इस ऑपरेटर को एक वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई किया, ऑपरेटर की वैल्यू आपको कहाँ मिल गई? आइगन वैल्यू के तौर पे। जैसे अगर ये जो है एक एनर्जी ऑपरेटर है तो यहाँ आपको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर है तो यहाँ आपको मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और वेव फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा। ठीक है। तो ये होती है जी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी, ये साई है। ठीक है। और साई वेव फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिख दिया है, जबकि एच जो कि हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन का जो ऑपरेटर है वो बराबर होता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है वो बेसिकली बराबर होता है जी किसके? हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिख दिया जी? माइनस एच कट स्केयर डेल स्केयर ओवर 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल। जो पोटेंशियल एनर्जी क्लासिकल में होती है उसको जो है क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ पोटेंशियल कहते हैं। तो माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m डेल स्केयर, ये इस काइनेटिक एनर्जी की जगह, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह जी क्या लिख दिया आपने? V ऑफ R। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की जगह ये कैसे आया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 2m। ठीक है। पी स्केयर ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ना, और P जो है वो मोमेंटम है। ठीक है। तो मोमेंटम फिर जो है वो आपके सामने जो है वो माइनस एच कट स्केयर डेल स्केयर। ठीक हो गया। मोमेंटम बेसिकली ये होता है ना, मोमेंटम माइनस आयोटा एच कट डेल पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। तो यहाँ से आप क्या करते हैं? आयोटा स्केयर कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से माइनस एच कट स्केयर डेल स्केयर ओवर 2m आ जाता है। साई ऑफ आर एज इट इज। और एनर्जी का आपने क्या लिख दिया? एनर्जी के ऑपरेटर की वैल्यू लिख दी, आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी। ठीक है। मोमेंटम जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। पोजीशन का ऑपरेटर डेल ऑपरेटर उसमें लगता है, जबकि एनर्जी के लिए आपके साथ टाइम का जो है ऑपरेटर लगता है, टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव होता है। और साई एज इट इज आ गया। ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है जी? ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आप देख चुके हैं जी, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे। दूसरी बात, ये मिक्स्ड डेरिवेटिव है। अब मिक्स्ड डेरिवेटिव से क्या मुराद है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डेल है बेसिकली ये है पार्शियल बाई पार्शियल आर पोजीशन के लिहाज से, और ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये टाइम के लिहाज से है। मिक्स डेरिवेटिव है, मतलब कि ये टाइम के लिहाज से भी है और जो है डिस्टेंस के लिहाज से भी है। ठीक है। ये कम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, और इसके रिजल्ट में जो हमें जो वेव फंक्शन मिलता है वो क्या होता है? वो भी एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी हिल्बर्ट स्पेस की। अब हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली क्या है? हिल्बर्ट स्पेस है, अगर आप उसको डिनोट कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें आप बता रहे हैं कि जी ये साई फाई और एक्स जो है वो वेक्टर्स हैं हिल्बर्ट स्पेस में, और ए बी सी जो है वो स्केलर्स हैं। ठीक है। साई फाई एक्स जो है वो वेक्टर्स हैं और ए बी सी जो है वो स्केलर्स हैं। तो उनको क्या करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? तो जिनकी बेस पे हम कहेंगे कि ये जी हिल्बर्ट स्पेस है। इन स्केलर्स और वेक्टर्स को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? तो पहली कंडीशन है कि ये जो स्पेस है ये लीनियर स्पेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है साई और फाई, यानी दो, ये जो साई फाई एक्स तीन वेक्टर दिए थे ना हमने, तो इनमें से कोई से दो का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है जी? पॉजिटिव है। ठीक है। एच जो है वो स्पेयरेबल हो, एच को सेपरेट किया जा सकता हो। ठीक है। और ये जो स्पेस है ये कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस स्पेस को हम कहते हैं ये हिल्बर्ट स्पेस है। अब हम देख लेते हैं जी डिराक नोटेशन। ठीक है। डिराक नोटेशन है वेक्टर को शो करने का एक नया तरीका, जिसमें जो है एक वेक्टर को अगर आप इस तरीके से शो करते हैं, उसकी बैक साइड पे एक जो है वो लाइन लगाते हैं और राइट साइड पे इस तरीके से एक एरो के निशान लगाते हैं,
तो इसको कहते हैं कैट नोटेशन। ठीक है, अगर इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं तो इसको कैट नोटेशन कहते हैं, डिराक नोटेशन का हिस्सा है। और कैट नोटेशन जो है बेसिकली हिल्बर्ट स्पेस में आप इस तरीके से शो करते हैं वेक्टर्स को। यानी अगर एक वेक्टर है मोमेंटम, ठीक हो गया, ये तो सिंपल है ना, जो आप मोमेंटम यूज करते हैं। अगर आपने इसको हिल्बर्ट स्पेस में शो करना है तो आप कैट की शक्ल में शो करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी ब्रा नोटेशन की। ब्रा नोटेशन में क्या होता है कि इसमें आप वेक्टर जो है उसको इस तरीके से शो करते हैं, मतलब उसकी राइट साइड पे आप लाइन लगाते हैं और लेफ्ट साइड पे एरो का निशान लगाते हैं। ये ब्रा नोटेशन होती है। और बेसिकली ब्रा नोटेशन जो है वो डुअल हिल्बर्ट स्पेस में जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, हर एक हिल्बर्ट स्पेस के साथ जो है वो डुअल हिल्बर्ट स्पेस भी मौजूद है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी कि अगर दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेना है कैट ब्रा नोटेशन की टर्म्स में, ठीक है, तो वो कैसे लेंगे? तो कैसे लेंगे जी, अगर साई और फाई का अगर आप जो है वो स्केलर प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, साई, अब अगर आप गौर करें ये क्या है जी, साई ब्रा और फाई कैट। ठीक है, फाई का तो कैट बन रहा है ना, फाई के लिए तो लेफ्ट साइड पे जो है वो लाइन है और राइट साइड पे क्या है, एरो है, जबकि साई के लिए लेफ्ट साइड पे एरो और राइट साइड पे जो है वो लाइन है। तो साई ब्रा और फाई कैट। ठीक है जी, तो साई फाई का इस तरीके से लेंगे। इस तरीके से अगर आप फाई और साई का ले रहे होते, यानी इसका उलट करके ले रहे होते, तो फिर कैसे लिखते? फाई ब्रा और साई कैट। ठीक है, तो ये इनका स्केलर प्रोडक्ट है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, ब्रा कैट नोटेशन की प्रॉपर्टीज़ की। तो एवरी कैट हैज़ अ ब्रा, मतलब कि किसी भी कैट नोटेशन में अगर कोई वेक्टर लिखा हो उसको ब्रा नोटेशन में चेंज किया जा सकता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा कि जब आप ए साई कैट प्लस बी फाई कैट इसको आप ब्रा नोटेशन में तब्दील करना चाह रहे हैं तो ए का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे और बी का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक हो गया, इनके साथ जो वेक्टर्स हैं, जो स्केलर्स हैं ए और बी, उनका क्या करेंगे जी, कॉन्जुगेट ले लेंगे। उनका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आपका जो साई कैट है वो साई ब्रा में चेंज हो गया और फाई कैट जो था वो फाई ब्रा में चेंज हो गया। बस ए और बी का आपने क्या कर लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। इसी तरीके से ये इसकी तीनों एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, आपके सामने स्केलर प्रोडक्ट मौजूद है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर साई एंड फाई क्या होगा वो देखें, मैंने आपको लेके भी बताया, साई फाई और फाई साई। ठीक हो गया, इसको अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो भी इसके बराबर होता है, यानी अगर इसका आप कॉन्जुगेट ले लें तो वो इसके स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे होता है उसको प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ऊपर ये जो टर्म लिखी हुई है इसको प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसको प्रूव कर रहे हैं फाई साई ब्रा। ठीक है, आपने क्या लिया, फाई और साई के का ले रहे हैं, फाई ब्रा और साई कैट। ठीक है, इनका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं और इनके ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है। तो आप कैसे लेंगे जी इसको, बेसिकली जब आप स्केलर प्रोडक्ट लेने लगते हैं तो आप फाई साई को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फाई के ऊपर आपने जो है वो क्या किया जी, स्टार लगाया हुआ है और इनके ऊपर एक स्टार मौजूद है। ये जो स्टार मौजूद है ये आपने एज इट इज़ लगा दिया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्टार है, क्योंकि फाई के ऊपर भी है साई के ऊपर भी है, फाई के ऊपर जो स्टार है वो इस बाहर वाले स्टार से कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो साई है, साई के ऊपर पहले स्टार मौजूद नहीं था, अब इसके ऊपर स्टार आ जाएगा, साई स्टार फाई। ठीक है, डी क्यू बार, तो ये किसके बराबर है, साई फाई के। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, आपको बता देता हूँ, ए और बी का फर्ज कर लें आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है जी, ए और बी का आपने स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो आपको लेना पड़ेगा जी इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के टर्म्स में भी आप ले सकते हैं ए स्टैरिक बी डी वी। ठीक है, तो जो ब्रा में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रा के टर्म में लिखा हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं, उसका आप जो है वो स्टैरिक ले लेते हैं
और b जो है वो जो दूसरा वेक्टर होता है उसको आप इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और ये आपने देख लिया कि ये किसके बराबर है जी। बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं, ये तो ए बी था ना, तो आप इसको बी ए इनका स्केलर प्रोडक्ट और इसका स्टेरिक, ये इसके बराबर। तो बेसिकली ये वाली चीज़ आपको प्रूव करके दी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इसकी जी दो एग्जांपल आपके सामने लिख दिए उन्होंने। ठीक है, तो मतलब अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट लें तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। अब नॉर्म की बात करते हैं। नॉर्म क्या होता है, किसी वेक्टर का उसके साथ ही जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट ले लें तो उसको कहते हैं नॉर्म। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कैट नोटेशन की, डिराक रोटेशन की, बेसिकली क्या है वो ये है कि ये अगर आप नॉर्म लेंगे तो इसको रियल और पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे जी, नॉर्म लिया, ज़ीरो आ गया। अगर साई ज़ीरो, अगर साई कैट ज़ीरो हो तो इन दोनों की जो नॉर्म होगी वो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। अगर साई कैट नॉर्मलाइज हो, ठीक है, तो फिर इनकी जो नॉर्म आएगी यानी साई स्केयर आएगा वो क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये है शवार्ज इनइक्वालिटी। शवार्ज इनइक्वालिटी बेसिकली जो सवाल आते हैं वो इसी तरीके से इक्वेशन लिखी होती है, आपने उनको पहचानना होता है कि ये इक्वेशन जो है कौन सी करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आप देखें, अगर आप साई फाई का स्केलर प्रोडक्ट लें और उसका स्केयर कर दें तो वो हमेशा लेस देन होगा अगर आप इनका अलग अलग स्केलर प्रोडक्ट लें, यानी साई का साई के साथ लें, फाई का फाई के साथ लें, वो भी तो साई स्केयर और फाई स्केयर बनेगा ना। लेकिन अगर आप इनका इकट्ठा एक दफ़ा क्या करें, स्केलर प्रोडक्ट लें, उसका स्केयर लें, तो वो हमेशा क्या होगा, वो लेस होगा उससे अगर आप इनका अलग अलग जो है स्केयर लेके फिर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, वो इसकी जनरल टर्म जो है वो ए डॉट बी का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू ए स्केयर और बी स्केयर। ठीक हो गया, तो ये शवार्ज इनइक्वालिटी है। अब बात कर लेते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर आप साई प्लस फाई और साई प्लस फाई इन दोनों का आप क्या कर लें, आप जो है पहले स्केलर प्रोडक्ट लें। ठीक है, साई प्लस फाई का स्केलर प्रोडक्ट लें साई प्लस फाई से। बेसिकली ये ऐसे है ना स्केलर प्रोडक्ट, साई प्लस फाई डॉट साई प्लस फाई, तो आप ऐसे ले रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये आप जो है वो कैट नोटेशन की टर्म में ले रहे हैं, मतलब कि डार्क नोटेशन की टर्म में ले रहे हैं, और इसका स्केयर रूट हो तो ये क्या होगा जी, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, साई साई। अगर अलहदा से इनका प्रोडक्ट लेके स्केयर रूट लें, प्लस कर दें फाई फाई का स्केयर रूट लें। ठीक हो गया, यानी अलहदा अलहदा करें तो उससे कम होगा अगर आप इकट्ठा जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हो। अब बात कर लेते हैं जी ऑर्थोगोनल स्टेट्स की। ठीक है, ऑर्थोगोनल स्टेट कौन सी स्टेट होती है, देखें कोई भी वेव फंक्शन हो वो स्टेट ऑफ द सिस्टम बताता है ना। वेव फंक्शन जो है, कोई भी वेव फंक्शन हो वो स्टेट ऑफ सिस्टम बताता है। अब स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो बताता है, तो यहाँ पे दो वेव फंक्शन है साई फाई, अगर इन दोनों का आप क्या लें, प्रोडक्ट लें और वो बराबर आ जाए किसके जी, ज़ीरो के, तो ये दोनों जिन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों स्टेट्स आपस में क्या हैं जी, ऑर्थोगोनल है। अब बात कर लेते हैं ऑर्थोनॉर्मल स्टेट की। ठीक है, अब ऐसा हो कि दो स्टेट्स ऑर्थोगोनल तो हो ही, यानी उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, ज़ीरो हो, दो स्टेट्स ऑर्थोगोनल तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो कि उनका नॉर्म बराबर हो 1 के। नॉर्म क्या होता है कि वेक्टर का उसके साथ ही, अपने साथ ही प्रोडक्ट ले लें, तो साई का साई के साथ प्रोडक्ट लें तो 1 आए, और फाई का फाई के साथ लें तो वो 1 आए। तो ऐसी स्टेट्स को आप कहते हैं जी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। ऑर्थोगोनल तो हो ही, लेकिन क्या हो, उनकी नॉर्म बराबर हो 1 के। ठीक है, 1 के। अब फॉरबिडन क्वांटिटीज़ की बात करते थे, यानी कि यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी क्वांटिटीज जो है वो अलाउ नहीं है। आप स्केलर प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं ले सकते, दो इकट्ठे कैट लगा के या दो इकट्ठे ब्रा लगा के। ठीक है, तो ये फॉरबिडन है क्वांटिटीज, इस तरीके से आप नहीं ले सकते। ये एक एग्जांपल दी गई है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं जी ऑपरेटर की। ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी ऑब्जर्वेबल के साथ हम एक ऑपरेटर जो है वो अटैच करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जर्वेबल है, यानी एक जो है फिजिकल क्वांटिटी है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। तो
अब इसका ऑपरेटर कैसे पता चलेगा? इसका ऑपरेटर पता चलेगा जब हम इसके फार्मूले को सिर्फ मास और मोमेंटम की टर्म में ले आए। ठीक है, अब अगर मास और मोमेंटम की टर्म में ले आए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर ओवर 2m, और पी स्क्वायर ओवर 2m क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी का क्या है जी? ऑपरेटर है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हैमिल्टोनियन हो, ठीक है, लैग्रांजियन हो, उन तमाम के साथ एक उनका ऑपरेटर जो है वो एसोसिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये ऑपरेटर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो है वो अटैच किया जाता है, उसको ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, वो अगर किसी कैट के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं, ये ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो वो एक और कैट बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक ब्रा पे अप्लाई करते हैं तो वो एक और ब्रा बन जाता है। मतलब कैट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो कैट ही बनेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखें जी, टाइप्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा ऑपरेटर है। एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है, ऐसा ऑपरेटर जिसको आप वेव फंक्शन पे अप्लाई करें तो वेव फंक्शन जो है अनचेंज रहे, जो है आपके पास जवाब में वेव फंक्शन ही आ जाए। ठीक है, जिस वेव फंक्शन पे आपने ऑपरेटर को अप्लाई किया था, ठीक है, ऑपरेटर फर्ज कर लें आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल एक्स था। ठीक है, यहाँ पे कोई वेव फंक्शन था ई की पावर आयोटा के एक्स, ये वेव फंक्शन था, इस पे आपने अप्लाई किया तो जवाब में ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स ही आ जाए और कुछ ना आए, तो उसको ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। अब ये ग्रेडियंट ऑपरेटर है। ग्रेडियंट ऑपरेटर आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। डेल जो है वो ग्रेडियंट ऑपरेटर है, पार्शियल भी पार्शियल एक्स आई, पार्शियल भी पार्शियल वाई जे, पार्शियल भी पार्शियल जेड के। ठीक है, अब मोमेंटम जो ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है पी का जो ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, या इसको सिर्फ डेल भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, डेल का स्केयर अगर आप कर दें तो वो लैप्लासियन होता है, डेल का स्केयर। तो पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर और पार्शियल वाई स्केयर, पार्शियल स्केयर और पार्शियल जेड स्केयर। ठीक है, तो लैप्लासियन जो है वो बेसिकली होता भी स्केलर है, ये आप याद रखना, क्योंकि उसका स्केयर हो गया ना वेक्टर का। पैरिटी ऑपरेटर कौन सा होता है? पैरिटी ऑपरेटर ये होता है कि अगर आपका जो वेव फंक्शन है वो आर का फंक्शन है अगर आर को आप इन्वर्स कर दें, यानी आर को माइनस कर दें, यानी उसके दूसरी स्पेस में ले जाएं जो उसके इन्वर्जन में हो, उसके नेगेटिव स्पेस हो, तो आर को इन्वर्ट कर दें तो भी वो सेम ही रहे, यानी साई ऑफ आर जो है वो बराबर हो साई ऑफ माइनस आर के। यानी अगर आप आर पे अप्लाई करें तो वो माइनस आर बन जाए, और साई अगर ये पी यानी पैरिटी ऑपरेटर साई ऑफ माइनस आर पे अप्लाई करें तो ये साई ऑफ आर बन जाए, तो इसको पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर जो है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, वो कम्यूट नहीं करते आपस में, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट टर्म्स के जो है ऑपरेटर लिखे हैं। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है पी स्क्वायर ओवर 2m, सिर्फ एनर्जी का, टोटल एनर्जी का आयोटा एच कट पार्शियल भी पार्शियल टी। हैमिल्टोनियन का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हार्मेशन एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी किसी भी ऑपरेटर का अगर आपने एडजॉइंट लेना तो कैसे लेंगे, उसके जो है वो पूरा प्रोसेस क्या है जी, उसके 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप कैसे लेते हैं जी, ये एक टर्म है, इसका आपने क्या करना है, हार्मेशन एडजॉइंट लेना है, वो क्या आएगा, ये आएगा। अब ये हुआ क्या क्या है, पहले तो देखें साई की जगह पे फाई आ गया और फाई की जगह पे साई आ गया। ठीक है जी, और ए का अगर आपने ए ऑपरेटर का अगर आपने एडजॉइंट लेना था तो ए के साथ क्या आ जाएगा, उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो अब क्या 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 है देख लें, रिप्लेस कांस्टेंट बाय देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, जो भी इसमें कांस्टेंट होंगे उनका आप कॉन्जुगेट लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर है, इसका आपने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। दूसरा, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, यानी जैसे पहले साई था अब फाई है, पहले बाद में फाई था अब साई है, ऑर्डर को भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे यहाँ पे ऑर्डर को क्या किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है, ए बी सी डी था तो डी सी बी ए कर दिया। अब फिर क्या करना है, कैट को ब्रा से, ठीक है, कैट को ब्रा में चेंज कर देना, ब्रा को कैट में चेंज कर देना। ठीक है, पहले क्या था, साई कैट था, अब साई क्या है, पहले साई ब्रा था अब साई कैट है, पहले फाई जो है वो कैट था अब फाई जो है वो ब्रा है। ठीक है, तो ये कर देना है, और ऑपरेटर को एडजॉइंट से जो है ना रिमूव कर देना है। जैसे ये ऑपरेटर था ना, ऑपरेटर को इसका एडजॉइंट ले लेना है,
तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी चीज़ का हर्मिशन एडजॉइंट ले सकते हैं। हर्मिशन ऑपरेटर की बात करते हैं। ऐसा ऑपरेटर है जिसका अगर आप एडजॉइंट लें तो वो उस ऑपरेटर के बराबर ही आ जाए, ठीक है, यानी वो ऑपरेटर अनचेंज रहे एडजॉइंट लेने के बाद भी, ठीक है, तो उसको हर्मिशन ऑपरेटर कहते हैं। स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आप किसी का क्या करें, किसी ऑपरेटर का एडजॉइंट लें, ये आपके सामने एडजॉइंट है, अगर आप इसका एडजॉइंट लेते हैं और एडजॉइंट लेने के बाद ऑपरेटर के साथ माइनस भी अपेयर हो जाए तो उसको स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर कहते हैं। अब बात करते हैं जी लीनियर ऑपरेटर की। लीनियर ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो कि क्या करे जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूट करे इसके कांस्टेंट के साथ, ठीक है, आपस में कम्यूट ना करे, कांस्टेंट के साथ कम्यूट करे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करे और कम्यूट किसके साथ करे, कांस्टेंट के साथ। तो ऐसे ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। जैसे ए ऑपरेटर है, आपने A1 साई 1 A2 साई 2 पे लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, यानी ए जो है वो बारी बारी इन दोनों के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसने ओबे कर लिया, ठीक है जी। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। प्रोजेक्शन ऑपरेटर कौन सा होता है, ऐसा ऑपरेटर जो अपने एडजॉइंट के बराबर हो, ठीक है, यानी अगर आप ऑपरेटर का एडजॉइंट ले लें तो वो ऑपरेटर के ही बराबर हो, साथ साथ वो ऑपरेटर अपने स्केयर के भी बराबर हो, ठीक है, यानी ऐसा ऑपरेटर जिसका आप स्केयर करें तो वो पहले वाले ऑपरेटर के ही बराबर हो। बात समझ में आ गई। तो ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। एन ऑपरेटर इज सेड टू बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ इट इज हर्मिशन एंड इक्वल टू इट्स स्केयर। हर्मिशन ऑपरेटर भी हो, एडजॉइंट के इक्वल भी हो, और इसके साथ साथ क्या हो कि अपने स्केयर के बराबर भी आ जाए, तो इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की चंद एक और प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर को ऐड करते हैं तो वो उनका एडिशन जो है एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं बनता, इज नॉट अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर और ये जो दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं वो किस सूरत में ऑर्थोगोनल होंगे, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर हो जी, वो बराबर हो 0 के, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं जी आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज की, ठीक है जी। तो बेसिकली आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या होती हैं, जब आप एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन पे या वेक्टर पे, उसके नतीजे में कोई वैल्यू आपको मिलती है और वेक्टर अपेयर हो जाता है एज इट इज, इसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे ये क्या है जी, ऑपरेटर है। ये क्या है जी, आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं, आइगन फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है जी, आइगन वैल्यू है। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं जी आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू जो है वो क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, यही मैंने आपको बताया हुआ है सिंपली कि ये जो है वो आइगन ये ऑपरेटर है, आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर है, और ये आइगन वैल्यू है, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी डीजेनरेट स्टेट्स की। डीजेनरेट स्टेट्स कौन सी हैं, अगर क्या हो आपने एक ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, ये आपने अप्लाई किया एक वेव फंक्शन पे, और इसकी आइगन वैल्यू क्या आई, ए, और वेव फंक्शन एज इट इज अपेयर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपने यही ऑपरेटर अप्लाई किया एक दूसरे वेव फंक्शन पे या दूसरी स्टेट पे या दूसरे वेक्टर पे, ये देखें साई 2 पे, अब भी आइगन वैल्यू यही आई और वेक्टर क्या हो गया, अपेयर हो गया एज इट इज। फिर आपने एक यही ऑपरेटर अप्लाई किया एक तीसरे जो है ना वेव फंक्शन पे, आइगन वैल्यू यही आई, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेटर, ठीक है, देखें ऑपरेटर सेम है, ऑपरेटर सेम है, डिफरेंट वेव फंक्शन पे लगा के देखा तो सेम आइगन वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं साई 1 साई 2 साई 3,
बेसिकली हमें ये स्टेट ही बताता है ना, जो वेव फंक्शन है वो हमें स्टेट ही बता रहा होता है। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं बेसिकली ये सारी स्टेट्स जो हैं वो आइगन स्टेट कहलाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर सेम ऑपरेटर को अप्लाई करने से सेम आइगन वैल्यूज आ रही हैं। फिर से सुन ले, अगर सेम ऑपरेटर डिफरेंट वेव फंक्शन पे अप्लाई किया जाए और उनकी वजह से सेम आइगन वैल्यूज आ जाएं, तो वो जितनी भी स्टेट्स थी साई 1 साई 2 साई 3 वो डीजेनरेट आइगन स्टेट्स कहलाएंगे। नॉन डीजेनरेट कौन सी होगी? अगर आप क्या करें, हर ऑपरेटर की एक अलग आइगन वैल्यू हो, यानी इस पे जब आपने अप्लाई किया तो उसकी आइगन वैल्यू आई ए, लेकिन जब आपने यही ऑपरेटर अप्लाई किया दूसरे वेव फंक्शन पे तो आइगन वैल्यू क्या आई? बी। अब तो आइगन वैल्यू तो चेंज होगी ना, तो अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही हो तो वो स्टेट्स भी क्या होंगी? नॉन डीजेनरेट स्टेट्स होंगी। अब बात करते हैं जी कम्यूटेटर की। तो बेसिकली कम्यूटेटर क्या है जी? कम्यूटेटर जो है वो ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, यानी दो ऑपरेटर्स का अगर कम्यूटेटर लेना है तो उसके गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और वो बराबर होता है ए बी माइनस बी ए के। ठीक हो गया जी। तो ये होता है बेसिकली कम्यूटेटर। और एंटी कम्यूटेटर फिर क्या होगा? अगर ए बी प्लस बी ए लगा दें, इनको प्लस कर दें, तो ये एंटी कम्यूटेटर होगा। ठीक है। कोई से भी दो ऑपरेटर जो हैं अगर कम्यूट करें तो उनका क्या होगा जी? उनका कम्यूटेटर बराबर होगा जीरो के। दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका जो कम्यूटेटर होगा वो बराबर होगा जीरो के, यानी ए बी माइनस बी ए बराबर आ जाएगा जीरो के। अगर दो ऑपरेटर क्या हो जी? हर्मिशन हो। ठीक है। और फिर से सुने, अगर दो ऑपरेटर क्या हो? हर्मिशन हो और उनका प्रोडक्ट भी क्या हो? हर्मिशन हो, तो फिर वो कम्यूट करते हैं। ठीक है। अगर दो ऑपरेटर भी हर्मिशन हो, उनका प्रोडक्ट लें तो वो भी हर्मिशन हो, तो वो आपस में क्या करेंगे जी? कम्यूट करेंगे। तो कुछ जो है बेसिक कम्यूटेशन रिलेशन लिखे गए हैं। ठीक है, ये कम्यूटेशन रिलेशन है। अगर पोजीशन का मोमेंटम के जो पोजीशन का कंपोनेंट हो वही मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट हो, वही मोमेंटम का कंपोनेंट हो, उनका अगर आप कम्यूटेटर लें तो आयोटा एच कट आइडेंटिटी के बराबर आता है। अगर वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ ले लें, मतलब कि जो पोजीशन का कंपोनेंट है वो एक्स है और मोमेंटम कंपोनेंट वाई है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ लें तो उनका जवाब आता है जीरो। उसी तरीके से तीनों रिलेशंस आप देख लेंगे। इनको कहते हैं कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस। ठीक है, यानी आर जे पी के बराबर होगा आयोटा एच का डेल्टा जे के। डेल्टा जे के जो है वो करोनेकर डेल्टा फंक्शन है। ठीक है। और आर जे का आर के साथ लें तो और पी जे का पी के साथ लें तो वो उसका जो कम्यूटेटर आएगा वो बराबर आएगा जीरो के। यानी डिफरेंट यहाँ पे अगर आप लेंगे तो वो करोनेकर डेल्टा फंक्शन के बराबर आएगा, अगर सेम के साथ लेंगे तो क्या आएगा? जीरो के बराबर आएगा। इसको कहते हैं कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशन। यहाँ आपके सामने पोजीशन और मोमेंटम के दो मज़ीद रिलेशन लिखे गए हैं। ठीक है। तो अगर आप एक्स एन पी एक्स ले रहे हैं, पी एक्स बाद में है और एक्स की पावर एन है तो आयोटा एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और अगर पी एक्स की पावर एन है तो फिर पी एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, जिसकी पावर होगी उसकी पावर माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा सेकंड चैप्टर। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके वाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।